आज के इस वीडियो में हम एक और मॉडल पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको भी आप देख लीजिए। पहले भी हम मॉडल पेपर डिस्कस कर चुके हैं। यह आपका सेट एग्जाम के लिए एकदम बेस्ट रिवीजन रहेगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम राजस्थान जी के, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, कंप्यूटर के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन और साथ ही साथ हिंदी के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के सवाल भी डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। जब आप इस वीडियो को देख रहे हो दोस्तों, तो जब आप स्टार्ट करोगे इस वीडियो को और जब इस वीडियो को आप ख़त्म करोगे तो आपको खुद को एहसास हो जाएगा कितना ज़बरदस्त मॉडल पेपर है और कितना शानदार तरीके से कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर मेरे को याद हो चुकी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आज का शानदार सवाल। पहला सवाल है, जैसलमेर की स्थापना हुई थी। जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में। तो दोस्तों जैसलमेर की स्थापना 1155-56 के आसपास हुई थी। 1155-56 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। इसे आप क्या कहेंगे? 11वीं शताब्दी कहेंगे या फिर 12वीं शताब्दी कहेंगे? तो इसे हम 12वीं शताब्दी कहेंगे। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन की उपाधि प्राप्त थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख हमीदुद्दीन नागौरी, काजी हमीदुद्दीन नागौरी, शेख बुरहान चिश्ती। तो दोस्तों सुल्तान ए तारिकीन की उपाधि शेख हमीदुद्दीन नागौरी को दी जाती है। सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जहां पर भी आपको पीछे नागौरी दिख जाए दोस्तों, तो ये किससे संबंधित होते हैं? ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और जहां पर भी आपको काजी दिख जाए दोस्तों, तो ये किससे संबंधित होते हैं? तो ये सूहरावर्दी से संबंधित होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष पौधा का अधिक उपयोग किया जाता है? आम, अंगूर, खेजड़ी, महुआ। तो दोस्तों भील जनजाति में पेय पदार्थ के लिए महुआ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है? गोगा जी, तेजा जी, फाबू जी, देवनारायण जी। तो दोस्तों ऊँट लाने का श्रेय राजस्थान के अंदर या मारवाड़ के अंदर किसे दिया जाता है दोस्तों? तो ये फाबू जी को दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फाबू जी का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो कोलूमंड जोधपुर में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर हुआ था? कोलूमंड जोधपुर में। इनकी फड़ का वाचन रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। और इनके फवाड़े जो होते हैं दोस्तों, उनको कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है? माट वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। और देवनारायण जी की फड़ का वाचन जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तेजा जी के ऊपर डाक टिकट जारी किया जा चुका है दोस्तों, और देवनारायण जी की फड़ के ऊपर भी डाक टिकट जारी किया जा चुका है। यानी कि तेजा जी के तो ऊपर डाक टिकट जारी हो चुका है और देवनारायण जी की फड़ के ऊपर 2010 में डाक टिकट जारी किया जा चुका है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? ददरेवा चूरू में हुआ था। तेजा जी का जन्म खरनाल नागौर में हो जाएगा, ठीक है। और देवनारायण जी का कहाँ पर हुआ था? आसिंद भीलवाड़ा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। भील जनजाति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको याद नहीं होगी दोस्तों, बोलाई। बोलाई आपको ध्यान रखना है। बोलाई क्या होता है दोस्तों? भील जनजाति में दोस्तों एक पर्टिकुलर एरिया होता है। अगर उस पर्टिकुलर एरिया से कोई इंसान गुजरता है या कोई धनी व्यक्ति गुजरता है तो ये उनसे कर वसूल करते हैं। यानी कि भीलों के द्वारा जो कर वसूल किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे बोलाई कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनका जो मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं? गमेती कहते हैं, जो कि मेन मुखिया होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड निम्नलिखित में से कौन सा सौर पार्क परियोजना विकसित कर रहा है? भड़ला फेज सेकंड, भड़ला फेज थर्ड, भड़ला फेज फोर, भड़ला फेज फिफ्थ। तो दोस्तों भड़ला जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है, ठीक है। इसके 4 फेज है। कितने फेज है इसके? 4 फेज है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिसमें से 2 फेज जो है दोस्तों वो किसके द्वारा विकसित किए जा रहे हैं? ये आपके सौर पार्क विकास कंपनी के द्वारा विकसित किए जा रहे हैं, यानी कि फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो 4th वाला है दोस्तों, ये राजस्थान सरकार और अडानी ग्रुप के द्वारा विकसित किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, मत्स्य संघ की व्रत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी। हीरालाल शास्त्री समिति, सत्यनारायण राव समिति, मोहन सिंह मेहता समिति, डॉक्टर शंकर राव देव समिति। तो दोस्तों मत्स्य संघ का विलय व्रत राजस्थान में कब किया गया था? तो ये 1949 में किया गया था, 15 मई 1949, ये आपको ध्यान रखना है। किस समिति की सिफारिश पर किया गया था दोस्तों? तो शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि 5th चरण की यहाँ पर बात की जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन से चरण की? 5वें चरण की। और अगर आपसे 4th चरण की बात की जाए, व्रत राजस्थान की राजधानी की बात की जाए, तो राजधानी का रिकमेंडेशन किसने किया था? सत्यनारायण राव समिति ने किया था, जयपुर के लिए, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? बाड़मेर, बीकानेर, बारां, बूंदी। सीताबाड़ी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? 12 में आयोजित होता है। 12 में भी कहाँ पर आयोजित होता है दोस्तों? तो केलवाड़ा 12 में आयोजित होता है, ये आपको ध्यान रखना है,
ठीक है। सीताबाड़ी का मेला कौन से महीने में लगता है ये आप मुझे बताइए दोस्तों। तो सीताबाड़ी का मेला ज्येष्ठ महीने में लगता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है। केलवाड़ा तो बहुत सी बार पूछा जा चुका है, 12 बहुत सी बार पूछा जा चुका है। ज्येष्ठ आ जाएगा तो काफ़ी सारे बच्चे गलत कर देंगे। आगे देखिए दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण फैयाज अली, WG आर्चर, एरिक डिक्सन, आनंद कुमार स्वामी। तो दोस्तों 1916 में पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण चित्रकला का आनंद कुमार स्वामी के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी पुस्तक कौन सी है दोस्तों? राजपूत पेंटिंग्स। को क्या नाम है इनकी पुस्तक का? राजपूत पेंटिंग्स, ये आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, राजस्थान के संत पिपा के गुरु कौन थे? रामानुज, रामानंद, दादू, रैदास। संत पिपा के गुरु कौन थे दोस्तों? तो रामानंद थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। संत पिपा का संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध गागरोन से है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। गागरोन में इनकी प्रसिद्ध छतरी स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे दोस्तों इनके गुफा के बारे में पूछा जाए, संत पिपा की गुफा कहाँ पर स्थित है? तो ये टोडाग्राम टोक में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर? टोडाग्राम टोक में स्थित है इनकी गुफा। ठीक है। और इन्होंने शिक्षा किससे ली? रामानंद जी से ली, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, मणिकौल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है? कन्हैयालाल सेठिया, यादवेंद्र शर्मा, नतमल जोशी, विजयदान देता। तो दोस्तों दुविधा फिल्म जो है ये विजयदान देता की कृति पर आधारित है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आगे देखिए, उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी KM मुंशी, JB कृपलानी ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो दोस्तों लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? उदयपुर में हुआ था, ये ध्यान रखना है, 7वें अधिवेशन का आयोजन। ठीक है। और अगर पहले का पूछा जाए तो पहले का बम्बई में हुआ था। जवाई बांध योजना से सिंचित जिले हैं पाली और जालोर, पाली और बाड़मेर, सिरोही और पाली, सिरोही और जालोर। तो दोस्तों जवाई बांध योजना से सिंचित जिले कौन से हो जाएंगे आपके? पाली और जालोर हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। जवाई बांध कहाँ पर बना हुआ है? पाली में बना हुआ है। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, भटनेर किला किसने बनवाया था? सूरज सिंह, भूपत, जयसिंह द्वितीय, बरसिंह। तो दोस्तों भटनेर का किला जो बनवाया गया था ये भूपत भाटी के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, शाहपुरा का फुलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? चैत्र महीने में, वैशाख महीने में, पौष महीने में, कार्तिक महीने में। तो दोस्तों फुलडोल मेला आपका कब आयोजित किया जाता है? यह आपको ध्यान रखना है। कब आयोजित किया जाता है? चैत्र के महीने में आयोजित किया जाता है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, सगत रासों के लेखक है नरपति नालर, गिरधर आशिया, जोधराज, दलपत विजय। सगत रासों के लेखक कौन हो जाएंगे दोस्तों? गिरधर आशिया हो जाएंगे, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? सास बहू मंदिर नागदा, किराड़ू मंदिर बाड़मेर, महानलेश्वर मंदिर मैनाल, एकलिंग जी मंदिर उदयपुर। तो दोस्तों राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? किराड़ू का मंदिर बाड़मेर को कहा जाता है। और अगर आपसे हाड़ौती का खजुराहो पूछा जाए तो भंडदेवरा मंदिर बारा को कहा जाता है। ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है? भोगली, टोटी, पीपल पन्ना, चूप। तो दोस्तों यहाँ पर दांतों के आभूषण के बारे में बात की जा रही है। ठीक है। दांतों के 2 आभूषण आपको ध्यान रखने हैं, चूप और रखन। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चूप हो जाएगा। ठीक है। सोने की कील जड़वाना चूप कहलाता है। अगला सवाल देखिए, गौरी एक लोकनाट्य है जो आधारित है हीर रांझा की कथा पर, शिव भस्मासुर की कथा पर, कृष्ण कंस की कथा पर, प्रताप अकबर की कथा पर। तो गौरी एक लोकनाट्य है जो शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये मेवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान के किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? सीकर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। युद्ध संग्रहालय की स्थापना 2015 में जैसलमेर में की गई, यह आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों, सुमेलित करना है। यहाँ पर एक तरफ संप्रदाय दिए गए हैं, एक तरफ आपकी प्रमुख पीठ गद्दी दी गई है। चरणदासी संप्रदाय कहाँ से संबंधित हो जाएगा? चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ आपकी दिल्ली में हो जाएगी। ठीक है। अलकिया संप्रदाय की आपकी बीकानेर में हो जाएगी। गुदड़ संप्रदाय की आपकी दातड़ भीलवाड़ा में हो जाएगी। और नवल संप्रदाय की जोधपुर में हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 हम देख लेते हैं दोस्तों, सलीम सागर एवं सूरजकुंड जल तड़ाक अवस्थित है? बाला किला अलवर में, शेरगढ़ किला बारा में, जयगढ़ दुर्ग जयपुर में, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। सलीम सागर एवं सूरजकुंड आपका जल तड़ाक कहाँ पर स्थित है? बाला किला अलवर में स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। बाला किला जो है दोस्तों, इसको कुंवारा किला भी कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। क्या कहा जाता है इसे? कुंवारा किला कहा जाता है। जयगढ़ दुर्ग जो है दोस्तों, यह आपका जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो जयगढ़ दुर्ग का निर्माण दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था, यह आपको ध्यान रखना है। मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। और जयगढ़ दुर्ग जो है ये आपका ईगल की पहाड़ी पर बना हुआ है, इसीलिए इसे चीला का टीला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? चीला का टीला भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है।
आगे देखिए, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? मौसर किसे कहा जाता है? दहेज, मृत्यु भोज, गृह प्रवेश, विवाह के अवसर पर प्रीति भोज। मौसर और जोसर जो है आपसे मृत्यु भोज से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता थे, तो सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? संग्राम सिंह द्वितीय, उदय सिंह द्वितीय, जगत सिंह फर्स्ट, प्रताप सिंह सेकंड। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 18वीं शताब्दी के अंदर। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये फतेह सागर झील के किनारे स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फतेह सागर झील के किनारे स्थित है सहेलियों की बाड़ी, ये भी पूछा जा सकता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्थान सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र बिछवाल, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तिजारा। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो बताइए, पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पर आपका सही सुमेलित है दोस्तों। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तिजारा दिया गया है, जो कि गलत है। ये कहाँ पर है आपका? ये आपका तबीजी अजमेर में है। कहाँ पर है दोस्तों? तबीजी अजमेर में, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना सन 2000 में की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों, सरसों अनुसंधान केंद्र जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों, 20 अक्टूबर 1993 में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। कब की गई? 20 अक्टूबर 1993, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। आगे देखिए, 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की कितनी छावनियाँ थी? 3, 4, 6, 5। तो दोस्तों 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियाँ थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन कौन सी थी? एक तो आपकी नसीराबाद हो जाएगी, एक आपकी खेरवाड़ा हो जाएगी, एक आपकी देवली हो जाएगी, एक एरनपुरा हो जाएगी, एक ब्यावर हो जाएगी। ठीक है, और एक आपकी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? एक आपकी नीमच हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो खेरवाड़ा थी दोस्तों और जो ब्यावर थी, इसने क्रांति में भाग नहीं लिया था। 2 सैनिक छावनियों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, 1907 ईस्वी में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक थे हीरालाल शास्त्री, राधाकृष्ण बोरा, माणिक्यलाल वर्मा, अर्जुनलाल शेट्टी। जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना अर्जुनलाल शेट्टी के द्वारा की गई थी, यह आपको ध्यान रखना है। कब की गई थी? 1907 में की गई थी। ठीक है, वर्धमान विद्यालय की बात की जा रही है यहाँ पर। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, जैन शिक्षा प्रचारक समिति, क्या पूछा जाए? जैन शिक्षा प्रचारक समिति, तो इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1905 में किसके द्वारा की गई थी? अर्जुनलाल शेट्टी के द्वारा की गई थी। अर्जुनलाल शेट्टी के द्वारा कुछ किताबें भी लिखी गई है, शूद्र मुक्ति और स्त्री मुक्ति। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये अर्जुनलाल शेट्टी के द्वारा लिखी गई है, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वीर भारत सभा की स्थापना की थी अर्जुनलाल शेट्टी, विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारट, सागरमल गोपा। वीर भारत सभा की स्थापना दोस्तों केसरी सिंह बारट के द्वारा 1910 में की गई थी, यह आपको ध्यान रखना है। और विजय सिंह पथिक के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? वीर भारत समाज। किसकी स्थापना की गई थी दोस्तों? वीर भारत समाज, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गुरु शिखर, अचलगढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़। ऊंचाई के बढ़ते क्रम में, यानी कि आरोही क्रम पूछा है दोस्तों। ठीक है, आरोही क्रम पूछा है, यानी सबसे पहले आपकी गुरु शिखर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपकी कौन सी आ जाएगी? अचलगढ़ आ जाएगी। उसके बाद आपकी कुंभलगढ़ आ जाएगी, फिर उसके बाद तारागढ़ आ जाएगी। ठीक है, अचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो 1380 मीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। गुरु शिखर की 1722 मीटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार एवं निर्वासित होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी। श्रीमती रतन शास्त्री, अंजना देवी चौधरी, नागेंद्र बाला, रमा पांडे। तो दोस्तों गिरफ्तार होने एवं निर्वासित होने वाली पहली महिला कौन थी राजस्थान में? अंजना देवी चौधरी थी, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान में कौन सी जगह पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है? कौन सी जगह पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है? टोंक, कोटा, चित्तौड़, अलवर। तो दोस्तों चित्तौड़ के अंदर पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में टोटल 6 पटवारी ट्रेनिंग स्कूल है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक तो आपका टोंक हो जाएगा, एक आपका कोटा हो जाएगा, एक आपका अलवर हो जाएगा, एक आपका दोस्तों गंगानगर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? गंगानगर हो जाएगा। एक आपका उदयपुर हो जाएगा। ठीक है, और एक आपका कौन सा हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके 6 जगह ट्रेनिंग स्कूल है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, यहाँ पर सुमेलित करना है दोस्तों, महाराणा प्रताप आर्म्ड बटालियन, सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय, पहला महिला कर्मचारी पुलिस थाना, मेवाड़ भील कोर। तो मेवाड़ भील कोर दोस्तों आपकी उदयपुर में हो जाएगी, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1841 में की गई थी। ठीक है, पहला महिला कर्मचारी पुलिस थाना आपका जयपुर में हो जाएगा, सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और महाराणा प्रताप आर्म्ड बटालियन कहाँ पर हो जाएगी? प्रतापगढ़ में हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों शासन सचिवालय की स्थापना अप्रैल 1949, अप्रैल 1950, नवंबर 1950, नवंबर 1949। शासन सचिवालय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी? 15 दिसंबर 1992,
से लेकर 3 दिसंबर 1993, 1 दिसंबर 1998 से लेकर 4 जनवरी 1999, 30 अप्रैल से 1977 से लेकर 21 जून 1977, 13 मार्च 1967 से लेकर 26 अप्रैल 1967। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक तो आपका राष्ट्रपति काल 1967 में लगा, दूसरा 1977 में लगा, तीसरा आपका 1980 में लगा और चौथा आपका 1992 में लगा। टोटल 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर चौथे की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला कौन सा हो जाएगा आपका 13 मार्च 1967 से लेके 26 अप्रैल 1967, ये भी डेट के साथ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 13 मार्च से लेके 26 अप्रैल। आगे देखिए, किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई? 1996, 1997, 1999, 1998। राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना दोस्तों 15 मई 1999 को हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे मानवाधिकार आयोग का पूछा जाए दोस्तों, मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो मानवाधिकार आयोग की स्थापना 18 जनवरी 1999 को हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसने कार्य कब प्रारंभ किया था? तो मार्च 2000 में इसके द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल है? उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। तो राजस्थान किस क्षेत्रीय परिषद में? उत्तरी क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मुगल सम्राट की आज्ञानुसार राजपुताना में शहरी पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले कागजात कहलाते थे? खरीदा, मंसूर, हस्बुल हुक्म, फरमान। तो दोस्तों ये हस्बुल हुक्म कहलाते थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, सूरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग था। तो दोस्तों सूरसेन जनपद जो है, इसमें सम्मिलित भूभाग कौन सा हो जाएगा आपका? भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38। हल्दीघाटी युद्ध को बंदायोनी ने किस युद्ध की संज्ञा दी? गोगुंदा युद्ध, दिवेर युद्ध, सिरोही जालोर, खमनोर युद्ध। हल्दीघाटी के युद्ध में बंदायोनी प्रेजेंट था दोस्तों। ठीक है, इसने हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, खमनोर का युद्ध किसने कहा है दोस्तों? तो ये आपके अबुल फजल के द्वारा कहा गया है। अबुल फजल ने हल्दीघाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है। और कर्नल टोड जो थे दोस्तों, कर्नल टोड के द्वारा क्या कहा गया है? मेवाड़ की थर्मोपोली किसे कहा गया है? हल्दीघाटी के युद्ध को। और मेवाड़ का मैराथन जो है वो दिवेर के युद्ध को कर्नल टोड के द्वारा कहा गया है। ये कुछ बातें ये आपको ध्यान रखनी है। हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। कुंभलगढ़ का युद्ध 1578 को हुआ था। शाहबाज खां के द्वारा महाराणा प्रताप के ऊपर 3 बार आक्रमण किया गया था, तीनों बार वो असफल रहा था। 1585 में अंतिम सैन्य अभियान अकबर ने जो भेजा था वो जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में भेजा था महाराणा प्रताप के खिलाफ, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1585 में महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाया था। ठीक है, और ये कब तक राजधानी रही थी दोस्तों? 1613 तक राजधानी रही थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, मालवा में सर्वप्रथम मराठा आक्रमण कब हुआ? मालवा में सर्वप्रथम मराठा आक्रमण 1685, 1692, 1699, 1792। 1699 ईस्वी में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, मालवा के ऊपर मराठा आक्रमण। आगे देखिए, शाहबाज के बेटे दारा सिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ? तारागढ़ दुर्ग अजमेर, तारागढ़ दुर्ग बूंदी, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, सिवाना दुर्ग जालोर। तो दोस्तों शाहजहाँ के 2 बेटे थे, औरंगजेब और दारा सिकोह। तो दारा सिकोह का जन्म जो हुआ था वो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और औरंगजेब के द्वारा दारा सिकोह को मरवा दिया था। ठीक है, भाई ने भाई को मरवा दिया था यहाँ पर। आगे देखिए, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? एक तरफ मस्जिद दरगाह है, दूसरी तरफ स्थान है। इकमीनार मस्जिद जोधपुर, बिल्कुल सही है दोस्तों। इकमीनार मस्जिद आपकी जोधपुर में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ऊषा मस्जिद आपकी बयाना में, ये भी सही सुमेलित है। पीर दुल्ले शाह की दरगाह जालोर दिया गया है, ये गलत है दोस्तों। ये कहाँ पर हो जाएगी आपकी? ये आपकी पाली में हो जाएगी। ठीक है, नलियासर मस्जिद सांबर, ये भी सही दिया गया है दोस्तों। ठीक है, नलियासर मस्जिद आपकी कहाँ पर है? सांबर में है। अगला सवाल देखिए, दयाबाई एवं सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से रहा है? चरणदासी संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, परिणामी संप्रदाय। दयाबाई एवं सहजोबाई का संबंध दोस्तों चरणदासी संप्रदाय से रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर थी? दिल्ली में थी। राजस्थान में थेवा कला का संबंध रहा है, राजस्थान में थेवा कला का संबंध प्रतापगढ़ से रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, निम्न में से कौन सी रचना ईश्वरदास की नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, हरिरस ईश्वरदास की रचना है दोस्तों। रस कैलासा भी ईश्वरदास की रचना है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सभा पर्व जो है ये भी ईश्वरदास की रचना है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, हाला झालारी कुंडलिया, ये भी किसकी रचना है? ये भी आपकी ईश्वरदास की है। ठीक है, हाला झालारी कुंडलिया काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, ईश्वरदास की रचना है। नेवर आभूषण पहना जाता है दांतों में, हाथों में, पाँवों में, गले में। तो दोस्तों नेवर आभूषण पाँवों में पहना जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, गोबरहारी, डागुरी, खंडारी का संबंध किससे है? तो दोस्तों गोबरहारी, डागुरी, खंडारी का संबंध किससे हो जाएगा? ध्रुपद गायकी, चित्रकला स्कूल, नील उद्योग, हस्तकला केंद्र, इसका संबंध जो है ये आपका ध्रुपद गायकी से, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों,
आधुनिक राजस्थान का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? जयनारायण व्यास, विजय सिंह पथिक, भोगीलाल पांड्या, मोहनलाल सुखाड़िया। आधुनिक राजस्थान का निर्माणकर्ता दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपके दोस्तों 17 साल तक मंत्री रहे थे राजस्थान के, ये आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री रहे थे 17 साल तक। आगे देखिए, राजस्थान के लौह पुरुष कौन माने जाते हैं? राजस्थान के लौह पुरुष आप सब लोगों को पता होगा दोस्तों, दामोदर लाल व्यास माने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई? 1933 ईस्वी, 1923 ईस्वी, 1913 ईस्वी, 1943 ईस्वी। तो दोस्तों मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना जो है ये आपकी 1933 में की गई थी। किस लिए की गई थी दोस्तों? 1930 में इनके ऊपर पैसा कानून लगा दिया था। कौन सा कानून लगा दिया था? पैसा कानून, जहां पर इनको हाजिरी लगवानी पड़ती थी मीणा जाति के लोगों को। ठीक है, इसके विरोध में 1933 में मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना की गई। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और एक और डेट आपको ध्यान रखनी है, एक तो आपको 1933 और एक आपको 1944। 1944 में मीणा सुधार समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है, किसके नेतृत्व में की गई थी? तो मुनि मगन सागर के नेतृत्व में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर अध्यक्ष बंशीधर शर्मा को बनाया गया था। अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50। आजाद मोर्चा की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक, दीनदयाल, बाबा हरिश्चंद्र, मुंशी दीनानाथ। आजाद मोर्चा की स्थापना सन 1942 में दोस्तों बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। आजाद मोर्चा की स्थापना क्यों करनी पड़ी? तो ये मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। आपको पता होगा दोस्तों, जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था दोस्तों। ठीक है, ये किस किस के मध्य हुआ था? जेंटलमैन एग्रीमेंट जो है ये आपका हीरालाल शास्त्री, किस किस के मध्य हुआ था? हीरालाल शास्त्री और आपका कौन हो जाएगा? मिर्जा इस्माइल, जो कि जयपुर के प्रधानमंत्री थे, मिर्जा इस्माइल। ठीक है, इन्होंने क्या किया? समझौता किया जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 में, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके तहत क्या डिसाइड किया इन्होंने ये डिसाइड किया, जयपुर प्रजामंडल जो है आपका ये भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा, बट बाबा हरिश्चंद्र ने कहा नहीं हम तो भाग लेंगे, इनके सहयोगियों ने कहा हम तो भाग लेंगे, तो इन्होंने अलग से अपना आजाद मोर्चा बना लिया। ठीक है, वेदों की ओर लौटो नारा, यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, एस राधाकृष्णन, स्वामी श्रद्धानंद। वेदों की ओर लौटो नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। 1885 में दोस्तों दयानंद सरस्वती के द्वारा बंबई के अंदर आर्य समाज की स्थापना की गई थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दयानंद सरस्वती के द्वारा उदयपुर में 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती 1865 में कहां पर आए थे? राजस्थान में करौली के अंदर आए थे। और दूसरी बार 1881 में कहां पर आए थे? तो ये भरतपुर आए थे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों दिसंबर 1885 में हुई थी। ऑप्शन बी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, 1906 में की गई थी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, गदर पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों गदर पार्टी का गठन 1913 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1913 में हुआ था। आगे देखिए, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? तो दोस्तों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931, 23 फरवरी 1930, 23 अप्रैल 1932, 28 जनवरी 1933। इनको 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी दोस्तों। लाहौर षड्यंत्र के तहत इनको फांसी दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, लाहौर षड्यंत्र के तहत। ठीक है, आगे देखिए, 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किसके समर्थन में किया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा 1918 में खेड़ा आंदोलन चलाया गया था गुजरात के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्यों चलाया गया था? तो दोस्तों ये उन किसानों के लिए जो फसल की विफलता और महामारी से प्रभावित थे उनके लिए चला गया था, यानी कि ये किसानों के लिए चलाया गया था। ठीक है, 1918 में, ये डेट ध्यान रखनी है। आगे देखिए, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया, जो देशव्यापी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन था? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? अगस्त 1920 में की गई थी, 1 अगस्त 1920 में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, असहयोग आंदोलन। आगे देखिए, तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह आंदोलन किसने किया था? तो दोस्तों नमक सत्याग्रह आंदोलन तमिलनाडु के अंदर किसने किया था? तो ये सी राजगोपालाचारी ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। किसने किया था? सी राजगोपालाचारी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा में शामिल था। इरविन घोषणा क्यों की गई थी दोस्तों? रियासतों का शेष भारत के साथ संपूर्ण एकीकरण, भारत में सार्वभौमिक बालिग मताधिकार, भारत के लिए एक अधिराज्य का दर्जा, रियासतों की स्वतंत्रता। तो दोस्तों इरविन घोषणा में भारत के लिए एक अधिराज्य का दर्जा, ऑप्शन सी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो आधुनिक भारत के मंदिर बांधों को किसने कहा है दोस्तों? टी कृष्णाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहनदास करमचंद गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 4, 6, 2, 1। तो दोस्तों भारत को
4 भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश। नंदा देवी आपकी उत्तराखंड में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और ये कुमाऊं हिमालय में अवस्थित है, कुमाऊं हिमालय में अवस्थित है, उत्तराखंड की ये सर्वोच्च चोटी है। अगला सवाल देखिए, ये वो पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है? मालवा, छोटा नागपुर, हजारीबाग, रांची। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालवा हो जाएगा। ठीक है। इसमें पश्चिम और पूर्व दोनों की तरफ बहने वाली नदियाँ है। ठीक है। निम्न में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? यानी कर्क रेखा के उत्तर में किसका मुहाना स्थित है दोस्तों? कृष्णा नदी, सिंधु नदी, महानदी, गोदावरी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु, क्योंकि ये उत्तर में स्थित है। ठीक है। जूट को किस फाइबर के रूप में भी जाना जाता है? सिल्वर फाइबर, डायमंड, गोल्डन फाइबर या प्लेटिनम फाइबर? तो इसे गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। किसको दोस्तों? जूट को। आगे देखिए, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक है? गोवा, ओडिशा, राजस्थान, हरियाणा। तो दोस्तों क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक कौन सा हो जाएगा आपका? ये आपका ओडिशा हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है। मूला मुठा नदियों के तट पर कौन सा शहर स्थित है? सूरत, अहमदाबाद, नागपुर, पुणे। तो दोस्तों मूला मुठा नदियों के तट पर पुणे स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, मेटूर बांध किस राज्य में स्थित है? तो मेटूर बांध आपका कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ये यहाँ पर हमारे इंडियन जियोग्राफी के क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों। एक तरफ श्रीनगर और दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क है, यानी कि श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाले दर्रे के बारे में बात की जा रही है दोस्तों। तो ये कौन सा दर्रा हो जाएगा? मुलिंगला, सिपकिल्ला, काराटेगला, जोजिला। तो ये आपका जोजिला दर्रा हो जाएगा, जो कि श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। सिपकिल्ला दर्रा तो आपका हिमाचल में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। सिपकिल्ला कहाँ पर हो जाएगा? हिमाचल में हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, किसे बिहार का दुख कहा जाता है? तो बिहार का दुख किसे कहा जाता है दोस्तों? नर्मदा, महानदी, चंबल, कोसी। बिहार का दुख जो है या बिहार का शोक जो है, ये कोसी नदी को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल। तो दोस्तों संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसमें अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है। पहली बैठक हुई कब थी दोस्तों? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी दोस्तों? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 72, कौन सा आर्टिकल किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 32। तो गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है अनुच्छेद 22, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अनुच्छेद 19 के बारे में पूछा जाए दोस्तों तो इसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में दिया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है, यह भी एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है। और अनुच्छेद 17 आपसे पूछा जाए तो वो किससे संबंधित है? वो अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अस्पृश्यता से संबंधित है। भारतीय संविधान ने भारत को निम्नलिखित में से को छोड़कर बाकी सभी होना घोषित किया है? साम्यवादी, प्रजातांत्रिक गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी। तो दोस्तों यहाँ पर प्रजातांत्रिक गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी होना सुनिश्चित किया है, साम्यवादी नहीं किया है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 15। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 15 के आधार पर निश्चित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे कैसे याद रखोगे दोस्तों आप? इसे याद रखिए आप, धम्मू जालीज, धम्मू जालीज। ध से तो आपका क्या हो जाएगा? धर्म हो जाएगा। मू से आपका मूल वंश हो जाएगा। जा से आपकी जाति हो जाएगी। लिंग से आपका लिंग हो जाएगा। और ज से आपका क्या हो जाएगा? जन्मस्थान हो जाएगा। तो ये धम्मू जालीज जो है ये अनुच्छेद 15 में दिए गए हैं। ठीक है। आगे देखिए, भारत के संविधान के अनुसार किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने हेतु किसे अधिकृत किया गया है? तो दोस्तों जो न्यायाधीश है उसे एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजना ये कौन कर सकता है? तो ये भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र है 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, कोई सीमा नहीं है। तो भारत का प्रधानमंत्री जो है इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर इनके उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है। हरियाणा की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? हरियाणा की संसदीय सीटों की संख्या 10 है दोस्तों। ठीक है। अगला सवाल देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का निर्धारण करता है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 139, अनुच्छेद 104। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 4 के तहत। ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी कि जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है। संवैधानिक मतलब जिसका संविधान में उल्लेख है, यानी कि यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग, इसका उल्लेख तो है, चुनाव आयोग का भी है, वित्त आयोग का भी है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का उल्लेख नहीं है दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। उपराष्ट्रपति, भारत का अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, चुनाव आयुक्त। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का अटॉर्नी जनरल। ठीक है, ये भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है अगर सदस्य ना हो तो भी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81। यहाँ से हम साइंस के क्वेश्चन शुरू करेंगे दोस्तों। श्वेत प्रकाश के अपने घटक रंगों में छितराव को कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन, दहन, संघनन, वर्ण विक्षेपण। तो इसे वर्ण विक्षेपण कहा जाता है दोस्तों। आपने पढ़ा होगा विबज्योर। ठीक है, 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। अगला सवाल देखिए, जब तरल और उसके आसपास के बीच का तापमान का अंतर दुगना हो जाता है तो उष्मा की हानि की दर कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों 4 गुनी, दुगुनी, 3 गुनी, उतनी ही रहेगी। तो ये दुगनी हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में किस प्रकार का जीवभार बायोमास पिरामिड होता है। ऊपर की ओर, नीचे की ओर, ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर दोनों, कोई विकल्प सही नहीं है। तो दोस्तों ये ऊपर की ओर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैदानी तंत्र में। आगे देखिए, बड़े मांसाहारी या तृतीयक उपभोक्ता भोजन श्रृंखला के किस स्तर पर उपस्थित है। पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। तो दोस्तों बड़े मांसाहारी या तृतीयक उपभोक्ता जो होते हैं ये अंतिम स्तर पर उपस्थित होते हैं, यानी कि चौथे हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, आर्द्रभूमि और उसके स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। हरिके झील केरल, दीपोर झील असम, सांबर झील राजस्थान, रोपर झील पंजाब। रोपर झील पंजाब में है दोस्तों, सांबर झील राजस्थान में है, दीपोर झील असम में है। ठीक है, ये हरिके झील जो है ये आपकी पंजाब में है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर ये पंजाब में है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एक अम्ल नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अम्ल के द्वारा नीला लिटमस जो होता है वो लाल में बदल जाता है। अगला सवाल देखिए, समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले नमक का रासायनिक नाम है। तो दोस्तों नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन शरीर के सभी भागों में रक्त को हृदय तक ले जाता है, यानी जो रक्त होता है उसे हृदय तक कौन ले जाता है। धमनियाँ, शिराएं, प्लेटलेट्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो दोस्तों ये शिराएं लेके जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का बनने में देरी होती है। विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए। तो दोस्तों रक्त का थक्का बनने में देरी होती है विटामिन के की कमी से, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से आपका रेटिनोल होता है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी रतौंधी रोग होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है विटामिन सी को। और विटामिन डी की कमी से दोस्तों आपका रैकेटस रोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, निम्न में से क्या अलिंग सूत्रीय अव्यवस्था डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। एल्बिनिज्म, सिस्टक फाइब्रोसिस, फिनाइल कीटोन्यूरिया, अल्जाइमर रोग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्जाइमर रोग। दोस्तों अल्जाइमर रोग जो है ये आपका ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ठीक है, किसको प्रभावित करता है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और जिनकी उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा होती है ये उनमें पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि ये वृद्धावस्था में पाया जाता है एक तरीके से। आगे देखिए, तृतीयक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक गतिविधि शामिल नहीं की जा सकती। तो तृतीयक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक गतिविधि शामिल नहीं की जा सकती। कॉल सेंटर में कार्य करना, ट्यूशन व्यवसाय, मधुमक्खी पालन, बैंकिंग। तो दोस्तों मधुमक्खी पालन जो है ये तो आपका प्राथमिक क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है ये, आपका प्राथमिक क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कौन सी केंद्रीय संस्था केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है। तो करेंसी नोट आरबीआई जारी करती है, भारतीय रिजर्व बैंक। आगे देखिए दोस्तों, मनरेगा के अंतर्गत कितने दिन का कार्य दिया जाता है। तो 100 दिन का कार्य दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों मौद्रिक नीति जो होती है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, जिस स्थिति में सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है उसे क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, जिस स्थिति में सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाए उसे क्या कहा जाता है। दोषपूर्ण वित्त पोषण, राजस्व घाटा, दोषपूर्ण राजस्व, बजट घाटा। तो इसे बजट घाटा कहा जाता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अब यहां पर हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहते हैं। एम्यूलेटर, सिम्युलेटर, इवेल्युएटर, पीसीबी। तो दोस्तों इसे एम्यूलेटर कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इवेल्युएटर जो होता है दोस्तों ये तो क्षमता को इवेल्युएट करता है। ठीक है, और सिम्युलेटर जो होता है दोस्तों ये गेम्स में यूज में लिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस कौन सा है दोस्तों? मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर। तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, ये ध्यान रखना है। द्वितीय संग्रहण उपकरण केवल डाटा संग्रहित कर सकते हैं, परंतु वह क्या नहीं कर सकते? अंकगणितीय परिचालन, तार्किक परिचालन, फेज परिचालन। सभी विकल्प सही है, तो यहाँ पर सभी विकल्प सही है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यहाँ पर कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? गूगल क्रोम, लाइनेक्स, MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। तो दोस्तों गूगल क्रोम जो है ये आपका एक वेब ब्राउजर है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक यूनिट के रूप में सहेजी गई जानकारी का संग्रह कहलाता है। तो दोस्तों जानकारी का जो संग्रह होता है वो क्या कहलाता है? फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट। तो ये फाइल कहलाएगी, ठीक है। आगे हम देखेंगे दोस्तों, अब हम यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, मनोदशा का सही संधि विच्छेद होगा? मनो प्लस दशा, मन प्लस दशा, मनहोत प्लस दशा, मन प्लस दशा। तो दोस्तों मनोदशा का सही संधि विच्छेद हो जाएगा मन प्लस दशा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, विसर्ग संधि। सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? पूर्वकालिक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अनेकार्थक क्रिया। तो दोस्तों सीता सोई है, अगर आपको कभी भी देखना हो सकर्मक क्रिया है या नहीं, तो यहाँ पर क्या करके आप क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। सीता क्या है, तो आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, ये अकर्मक हो जाएगी, ठीक है। क्या का आंसर नहीं आ रहा मतलब ये अकर्मक हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसा होता सीता केला खाती है, तो क्या खाती है? केला खाती है, आंसर मिल रहा है, यानी सकर्मक हो जाएगी, ठीक है। और पूर्वकालिक का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? जैसे कि सीता ने पहले खाना खाया, फिर वो जाकर सो गई, तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। यानी कि उसने पहले कोई काम पूरा कर लिया, फिर वो दूसरा काम कर रही है, तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। आगे देखिए, त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुवन शब्द में अविभाव समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो दोस्तों त्रिभुवन शब्द जो है इसमें त्रि आ रहा है, ठीक है। जिसमें भी संख्यावाचक शब्द आ जाता है उसमें कौन सा समास होता है? द्विगु, ठीक है। किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? अनुर्वर, अनुनय, अन्वेक्षण, अनुरित। तो अनु उपसर्ग किसमें नहीं है दोस्तों, बताइए फटाफट। तो दोस्तों अनुवर जो है इसमें कौन सा उपसर्ग है? इसमें अन्न है, अन्न प्लस उर्वर, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अनु प्लस एक्शन हो जाएगा, तो अनुवेक्षण हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा शब्द कादम्बरी का समानार्थी नहीं है? मैना, लक्ष्मी, मंदिरा, सरस्वती। तो दोस्तों लक्ष्मी जो है ये कादम्बरी का समानार्थी नहीं है, ये ध्यान रखना है। इनमें से चिरंतन का विलोम क्या है? तो दोस्तों चिरंतन का विलोम यहाँ पर पूछा गया है, अनश्वर, अल्पजीवी, क्षणिक, नश्वर। चिरंतन का विलोम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नश्वर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्षणिक का क्या हो जाएगा दोस्तों? क्षणिक का हो जाएगा शाश्वत, क्या हो जाएगा? शाश्वत, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अल्पजीवी का दीर्घजीवी हो जाएगा। इनमें से कौन सा अब्द शब्द का अर्थ नहीं है? वाटिका, साल, बादल, आकाश। तो अब्द शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? तो यहाँ पर वाटिका नहीं है दोस्तों, आकाश भी है, साल भी है, बादल भी है, ठीक है। आगे देखिए, वाक्य में जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना हो वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना हो तो वहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम का साइन क्या होता है? ऐसा होता है दोस्तों, ठीक है। जो ध्वनियाँ न स्वर है न व्यंजन है उन्हें क्या कहते हैं? अस्वर, अस्वर व्यंजन, अयोगवा, उभयस्वर। तो दोस्तों इन्हें अयोगवा कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, मास कंजप्शन का हिंदी पर्याय कौन सा है? तो दोस्तों मास कंजप्शन जो है उसका हिंदी पर्याय देखिए, भार प्रयोग, जनसंचार, व्यापक प्रतिरक्षण, व्यापक उपभोग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यापक उपभोग, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, कलई खुलना मुहावरे का अर्थ है भेद प्रकट करना, रंग उतर जाना, सच्चाई का पता लगाना, चमक गायब हो जाना। कलई खुलना मतलब भेद खुल गया, यानी भेद प्रकट होना, ठीक है। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? सुनीत कुमार चटर्जी, पी रुबोरोयन, जीबी पंत, बीजी खेर। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीजी खेर हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला सवाल देखिए दोस्तों, इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? वत्सल, उल्लंघन, मनोरथ, उज्ज्वल। तो दोस्तों उज्ज्वल जो होता है इसमें दो ज आते हैं, ठीक है, दो ज आते हैं और वो भी आधे आधे, ठीक है। उज्ज्वल में दो ज आते हैं वो भी आधे आधे, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वो देर से सोकर उठता है, वो देर के साथ सोकर उठता है, वो देर तक सोकर उठता है, वो देर को सोकर उठता है। तो को उठता है ये गलत हो जाएगा, वो देर के साथ सोकर उठता है ये भी गलत हो जाएगा, वो देर में सोकर उठता है ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक लास्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों, वैयक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है? तो दोस्तों वैयक्तिक पत्र जो होता है वो व्यवसायियों के मध्य नहीं, सरकारी अधिकारियों के मध्य ये भी नहीं होगा, सगे संबंधियों और मित्रों के मध्य, तो ये सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। पाठक और संपादक के मध्य ये भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सभी प्रकार के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला था और बहुत ही शानदार रहा है दोस्तों।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।